नमस्कार दोस्तों। जीके बैंक की तेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पॉलिटी का चौथा लेक्चर है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो एक्ट रह गए थे वो पढ़ेंगे। हमने 1853 के चार्टर अधिनियम तक पढ़ लिया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आता है 1858, जो कि आपका कंपनी के शासन को ख़त्म करके ब्रिटेन शासन को लाया गया था। तब आपका 1858 एक्ट आया। फिर 1861, 1876, 1892, 1909 और 1919, यानी कि ये 6 महत्वपूर्ण अधिनियम हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसके बाद में जो आपका आखिरी अधिनियम रह जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, 1935, और एक बात 1947 भी रह जाएगा, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और पॉलिटी का चौथा लेक्चर है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी ये सीरीज़ लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 की। इस अधिनियम में ऐसा क्या खास था कि जिसके लिए इसको हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो बात की जाए इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम इसकी थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस अधिनियम को लाने में। 1857 की क्रांति के बाद देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, क्योंकि वो उस कंपनी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार और अन्य अन्य चीज़ें की जा रही थी। तो इस संबंध में ब्रिटेन सरकार को एक अच्छा मौका मिला कि कंपनी को हटाया जाए और खुद शासन में आया जाए। खुद शासन में आके वो अच्छा मुनाफा कमाना चाहती थी भारत देश में, इसलिए वो खुद शासन में आई। और कौन सा अधिनियम लाई? आपका भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की बात की जाए तो इलाहाबाद में शाही दरबार लगाया गया, ठीक है। शाही दरबार लगा के इस अधिनियम की घोषणा की गई। कहाँ पर की गई थी? तो इलाहाबाद में। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके अधीन चला गया भारत का शासन। और जो गवर्नर जनरल, जिसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधे सीधे प्रश्न बनता है आपका कि भारत के वायसराय का पद किस अधिनियम से शुरू हुआ? तो 1858 के अधिनियम से हुआ। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी कि ब्रिटिश ताज का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन बन गया? तो आपका वायसराय बन गया। बात की जाए भारत के प्रथम वायसराय की, तो भारत के प्रथम वायसराय आपके कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के प्रथम वायसराय थे। आगे बात करते हैं इस अधिनियम के तहत क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को, जो निदेशक कोर्ट था, उन दोनों को समाप्त कर दिया। मैंने आपको बताया था कि पहले आपके दो बोर्ड बनाए गए थे, कौन से? नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, ठीक है। तो इन दोनों को समाप्त करने का कार्य आपका 1858 की क्रांति, तो 1858 के शासन अधिनियम के तहत किया गया, क्योंकि ये दोनों बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे, उन्हीं के द्वारा बनाए गए। तो सीधी सी बात है, इनको समाप्त करना तो तय था। दूसरा प्रावधान है आपका वायसराय के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सचिव का नया पद स्थापित किया गया, ठीक है। तो आपके दो पद बने थे 1858 की क्रांति के समय, भारत का वायसराय और भारत का सचिव, ठीक है। भारत का वायसराय था वो भारत में ही रहता था, और ब्रिटेन जो ब्रिटिश महारानी था, यानी ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था कौन? आपका भारत का वायसराय। जो दूसरा पद है कौन सा? भारत सचिव। इसकी बात की जाए तो ये ब्रिटेन में ही रहता था, और इसकी सहायता के लिए आपकी 15 सदस्यीय भारत परिषद गठित की गई थी, यानी कि कितने सदस्यीय परिषद थी? तो 15 सदस्यीय। इसको क्या कहा जाता था? तो भारत परिषद, यानी कि भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। बात की जाए पहले भारत सचिव की, तो एडवर्ड हेनरी आपके पहले भारत सचिव थे। पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वायसराय थे। ये हैं 1858 की क्रांति से, 1858 के शासन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। आगे हम बात करेंगे, अगले अधिनियम की ओर बढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम की बात की जाए तो इस अधिनियम में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे उनकी ओर देखते हैं। इस अधिनियम में 1862 में लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के पहले वायसराय थे, 3 भारतीय, ठीक है, कौन से? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया, ठीक है। तो इस अधिनियम से आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि थोड़ी सी भारतीयों को भागीदारी दी जाने लगी। इससे कि क्या है, जैसे पहले क्या था, पहले पूर्ण रूप से आपके जो ब्रिटिश अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वही शासन कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई जा रही थी, यानी कि भारतीयों की किसी भी तरह की भागीदारी नहीं दी जा रही थी। तो ये भी एक विद्रोह का कारण बना था। तो थोड़ा सा एक तरीके से मान लीजिए आपको कोई मिठाई सी पकड़ा दी कि भाई आप ये ले लीजिए, थोड़ा सा भारतीय जिससे खुश हो जाए। दूसरा है आपका मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी की विधान परिषदों को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। मैंने आपको बताया था जैसे कुछ राज्यों की जो विधान परिषद थी
उनको अधिकार दे दिए गए कि आप भी अब थोड़े से कानून बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि विधि बना सकते हैं। तीसरा है आपका वॉइसरॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। जो वॉइसरॉय था, ठीक है, वॉइसरॉय, उसको क्या कर दिया गया, तो अध्यादेश जारी, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किसी भी तरीके का, तो वो एक तरह का कानून बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका वॉइसरॉय को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। किस अधिनियम के तहत, तो 1861 के अधिनियम के तहत। आगे बात करेंगे हम, अगला क्या फैसला लिया गया, तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट बना था, जो कि आपका 1774 में बना था। कहाँ पर बना था, तो कोलकाता में बना था, ठीक है। अब बात की जाए उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इसके तहत आपके तीन शहरों में आपके या राज्य मान लीजिए, एक तरह के ये पूरे राज्य टाइप के ही थे, अब तो शहर। तो कौन से मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, तीनों में आपकी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत, तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ये स्थापना की गई इनकी। और इसके अलावा आपके अपराधों पर नियंत्रण हेतु तत्काल प्रभाव में आपकी आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, इनकी भी शुरुआत की गई, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन था, तो जिस आयोग का निर्माण किया गया था उसका अध्यक्ष था आपका लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो इन सभी को जो बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है वो लॉर्ड मैकाले का है। इसके तहत आपको जो भारत में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। किसकी तरफ से, तो ब्रिटेन सरकार की तरफ से, ठीक है। तो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ये आपके 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत ही बनी है। आगे बात करेंगे हम शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 की बात करते हैं, ये किस लिए महत्वपूर्ण है, इसमें क्या क्या हुआ। तो 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी या साम्राज्ञी घोषित किया गया और केसर हिंद की उपाधि दी गई। देखिए, जो 1858 का जो अधिनियम आया था उसमें इस तरीके का कोई नहीं था कि जो महारानी है वो ब्रिटेन की, महारानी है वो भारत की, मतलब कोई रानी या साम्राज्ञी इस तरीके का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। तो ये निर्णय आपका शाही उपाधि अधिनियम 1876, ये अधिनियम आपका विशेषकर इसी वजह से जाना जाता है कि इसमें आपको महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया गया। और दूसरा पॉइंट है आपका 1 जून 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया, ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार आपका कब लगाया गया, तो 1 जून 1877 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डाटा है, इसको आप याद करेंगे एज इट इज, ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है उसी समय बंगाल के भयानक अकाल पड़ा, ठीक है। इसी समय आपका बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिसके चलते 55 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये आपका किस अधिनियम के आसपास हुआ था, तो 1876 अधिनियम के समय पर आपका अकाल पड़ा था बंगाल में, जिसमें 55 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है, कि आपसे सीधे से पूछ लेगा कि ये घटना किस अधिनियम के दरमियान यानी कि किस अधिनियम के आसपास मौजूद मतलब घटी थी, तो पूछ लेता है। अगला है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम में आपके क्या क्या फैसले लिए गए उसको हम देखेंगे। तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सीधी सीधी बात की जाए तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उनके अलावा अन्य लोगों की भी संख्या बढ़ाई गई। वो कौन लोग थे, तो भारतीय लोग थे। सीधा सा है, इस अधिनियम में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और धीमे धीमे ब्रिटेन सरकार क्या कर रही है कि वो भारतीयों को खुश करने की कोशिश कर रही है। तो जब उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है भारतीयों को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सरकार में हमारे भी कुछ लोग हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यहीं से भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1892 के अधिनियम के तहत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन है क्या, देखिए आप बात कीजिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन समझते हैं सबसे पहले। अप्रत्यक्ष, अगर आपको अप्रत्यक्ष समझना है तो प्रत्यक्ष समझते हैं। प्रत्यक्ष की बात की जाए तो मान लीजिए कोई चुनाव लड़ता है और आप उसके लिए वोट डालने जाते हैं, ठीक है, आपने उसके लिए वोट डाला, तो ये सीधे सीधे प्रत्यक्ष निर्वाचन है। अप्रत्यक्ष ये है कि आपने वोट डाला, आपने किसी व्यक्ति को चुना, अब वो व्यक्ति जिसे चुनेगा तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए आपने सांसद के लिए वोट डाला, सांसद चुना, और वही सांसद जाके आपके किसको चुनते हैं, लोकसभा स्पीकर को, ठीक है, राष्ट्रपति को, इस तरीके से मतलब लोकसभा स्पीकर को चुनते हैं आपके, तो ये आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर को चुनना क्या हो गया, ये आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आपने सीधे लोकसभा स्पीकर के लिए वोट नहीं डाला,
लेकिन आपने जिस सांसद को चुना था उसने उसे चुना, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाता है। बात की जाए, अगला पॉइंट है, विधायिका के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, जो विधायिका के सदस्य थे, जो भारतीय सदस्यों की बात कर रहा है सीधे सीधे, तो उसने प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। यहीं से भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया था। ठीक है, ये बात किस अधिनियम की हो रही है, तो 1892 की। तो इस अधिनियम में आपका प्रश्नकाल की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है, तो 1892 के अधिनियम से। क्या इसमें वोट देने का अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करेंगे हम भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो इस समय आपके भारत सचिव थे लॉर्ड मॉर्ले और वायसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इसीलिए इस अधिनियम को आपका मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में करना। ठीक है, सीधी सी बात की जाए, अब ब्रिटेन सरकार किस ओर बढ़ रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरुआत कर दी, यहीं से मानी जाती है सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की राजनीति की शुरुआत। ठीक है, तो क्या किया, तो प्रावधान देखिए, सबसे पहला है मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, यहीं से भारत में सांप्रदायिकता हुआ। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न बनेगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, कि जो कि 1909 अधिनियम के समय भारत के सचिव थे। दूसरा पॉइंट बनता है, पहली बार भारतीयों को मत देने तथा पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी गई। ठीक है, मत देने और पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी गई किस अधिनियम के तहत, तो 1909 अधिनियम के तहत। भारत निर्वाचन आयोग सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से सीटों का प्रावधान किया गया और वोट भी केवल मुस्लिम ही देंगे। ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र चुना गया जहां पर सिर्फ मुस्लिम जो लोग हैं वही चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए वोट भी मुस्लिम लोग ही डालेंगे। सीधे सीधे वो क्या कर रहे थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे थे, जिसमें कि सफल भी हुए। ठीक है, तो ये आपका किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1909 अधिनियम। आपका हिंदू मुस्लिम से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए कि ब्रिटेन सरकार ने इनके खिलाफ कब कब, मतलब सांप्रदायिकता एक तरीके से मान लीजिए हिंदू मुस्लिम फैलाने का काम कब किया, तो 1909 अधिनियम के तहत किया। ठीक है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। बात की जाए, इंपॉर्टेंट नोट बनता है इससे, जैसे आपका पूछ लेगा कि किस अधिनियम के तहत आपको बहस का मौका मिला, तो 1892 अधिनियम के तहत। पूरक प्रश्न पूछने का मौका 1909 अधिनियम के तहत, और इसी अधिनियम के तहत आपका मत देने का भी अधिकार दिया गया 1909। क्या 1892 अधिनियम के तहत आपको मत देने का अधिकार था? तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ प्रश्न पूछ सकते थे आप। आगे देखिए, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इस अधिनियम को देखते हैं, तो इस अधिनियम को आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो वही बात है, भारत सचिव इस समय थे आपके लॉर्ड मॉन्टेग्यू और आपके वायसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। उद्देश्य की बात की जाए तो इस अधिनियम के, तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए प्रावधानों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रावधान इसमें किया गया, इसके तहत देश में पहली बार द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष बता दिया था किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर आपकी प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1919 अधिनियम के तहत हुई। द्विसदनीयता से मतलब है कि आपके जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा है, इसी तरीके से आपका द्विसदनीयता की शुरुआत आपकी 1919 अधिनियम के तहत हुई। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, तो आपका प्रांतों में भी द्वैध शासन लागू किया गया 1919 अधिनियम के तहत। तीसरा पॉइंट बनता है, इस अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यूपीएससी की स्थापना की गई। ठीक है, जो सिविल सेवक मैंने आपको बताया था कि इनकी भर्ती के लिए एक परीक्षा आपकी लंदन में कराई गई थी पहले। ठीक है, तो आईसीएस द्वारा मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इसी तरीके से आपका अब सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यूपीएससी की स्थापना की गई। अब परीक्षाएं कहाँ पर होंगी, तो भारत में ही होंगी। तो कब की गई, तो 1926 में की गई। किस आयोग की सिफारिश से की गई, तो ली आयोग की सिफारिश से की गई। पहले अध्यक्ष कौन थे यूपीएससी के, तो आपके सर रॉस बोरकर आपके पहले अध्यक्ष थे यूपीएससी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सीधे सीधे इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ लेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चौथा पॉइंट है, कैग का प्रावधान किया गया। ठीक है, कैग क्या है, तो ऑडिटर एक अधिकारी होता है जो कि हिसाब किताब रखता है। ठीक है, तो उसका प्रावधान किया गया आपका 1919 अधिनियम के तहत। पांचवा पॉइंट है, केंद्र व राज्यों में अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया, यानी कि केंद्र का अलग से बजट आएगा, राज्यों का अलग से बजट आएगा। ये प्रावधान आपका 1919 अधिनियम के तहत किया गया। छठवां है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है,
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान आपका कब किया गया? तो 1919 अधिनियम के तहत आपका किया गया। 7वां है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार आपका इसी अधिनियम के तहत किया गया। कब? तो 1919 अधिनियम है। और किस वर्ष? तो 1926 में आपका ये अधिकार महिलाओं को पहली बार दिया गया। 8वां है इस अधिनियम की विवेचना के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो कब किया गया था? तो 1927 में इस कमीशन का आपका गठन किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन की आपने देखा होगा, जो लाला लाजपत राय थे जिनकी लाठी मारकर लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी, तो इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनको लाठी लगी थी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन जो बनाई गई थी तो उनकी मांग थी कोई भारतीय हो जो कि हमारे हितों की मांग करेगा, तो इसका विरोध करते हुए उनको लाठी लगी जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। और आपका भारतीय जो आंदोलनकारी थे, यानी कि भारतीय आंदोलन ने अपना बहुत ही अच्छा रुख पकड़ लिया, जिससे कि माहौल अच्छा बन गया था उस समय। ठीक है, सीधी सीधे बातें आप करिए याद। तो साइमन कमीशन किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1919 अधिनियम से संबंधित है आपका साइमन कमीशन, जिसको कि इस अधिनियम की विवेचना के लिए बनाया गया था, यानी कि इसकी जांच पड़ताल के लिए। ठीक है, चलिए, तो आपका 1858, 1861, 1876, 1892, 1909, 1919, ये आपके 6 अधिनियम से संबंधित हमने जितना भी फैक्चुअल, यानी कि जितना भी आपकी थ्योरी थी वो आपकी देख ली है। अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न की बात की जाए तो भारत में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा? तो मैंने आपको बताया था किस अधिनियम द्वारा? तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आपका भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो कि ब्रिटिश ताज का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है भारत में किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के शासन को स्थापित किया गया? तो ये भी उसी संबंधित प्रश्न है। तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन के शासन को स्थापित किया गया। ठीक है, इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है आपका कि पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग आपके भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत में किस अधिनियम के तहत प्रश्नकाल की शुरुआत मानी जाती है? तो मैंने आपको बताया था प्रश्नकाल की शुरुआत आपकी 1892 के अधिनियम के तहत मानी जाती है। 1909 में आपका वोट देने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार आपका कब से शुरू हुआ? तो 1909 में। अगला प्रश्न है भारत में 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय कौन थे? तो 1909 के अधिनियम के तहत आपके वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, और मॉर्ले आपके कौन थे? तो भारत के सचिव थे 1909 के अधिनियम के तहत। यही वही अधिनियम है जिसमें भारत में सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम किया गया। अगला प्रश्न है 1909 के अधिनियम के समय भारत के सचिव कौन थे? तो लॉर्ड मॉर्ले आपके 1909 के अधिनियम के तहत भारत के सचिव थे। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत मानी जाती है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत है वो आपके 1909 के अधिनियम के तहत मानी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कौन थे? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपके भारत वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। कौन? एसपी सिन्हा। अगला प्रश्न है भारतीयों को किस अधिनियम के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया? तो मैंने आपको बताया था 1909 के अधिनियम के तहत भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बहस की बात की जाए तो 1992 से बहस। ठीक है, वोट 1909। अगला प्रश्न है भारत में 1919 के अधिनियम के तहत वायसराय कौन थे? तो 1919 अधिनियम के तहत आपके कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इन सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके खत्म हो गए। थ्योरी भी हमने देख ली, और इस क्लास को और अच्छे से समझने के लिए रिवीजन के तौर पे आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो आपकी खत्म हो चुकी है, 19 क्लास की, उसको आप देखिए, उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर उसको आप ये छोटी छोटी क्लास मेरा बनाने का उद्देश्य क्या है, जो 19 से 20 मिनट में मैं टॉपिक ख़त्म कराता हूँ और इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ। ठीक है, ये नहीं कोई फालतू का हो। तो उससे क्या है कि अगर मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी 2 से 3 दिन में आप बहुत आराम से रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी पॉलिटी है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास बनाने का मेरा मतलब नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात रहती है अपनी। ठीक है, जो भी है पढ़ाने से संबंधित। तो आपकी ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अपने चैनल जीके बाय अंकित एटा को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।